हेलो, कैसे हो दोस्तों। आज हम व्याख्याता भूगोल स्कूल लेक्चरर का जो वैकेंसी आया है, उसका जो भूगोल का पेपर है, उसका पहला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि दे रखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी जुटानी है। उसमें आप देखिए, अगर पृथ्वी की जानकारी के विषय में हम लोग बात करें तो एक बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात हमारे सामने आ जाती है, और वो ये आती है कि आज जो मनुष्य है वो पृथ्वी के बारे में जानना चाहता है, लेकिन मनुष्य को अभी तक पृथ्वी के बारे में इतनी जानकारी नहीं हो पाई है। तो पहली बात तो ये है कि पृथ्वी के बारे में मनुष्य को जानकारी यूँ मान लो कि नगण्य है। नगण्य का मतलब ये है कि बहुत कम जानकारी मनुष्य को पृथ्वी के बारे में हुई है। अगर आप देखो, अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग 12 किलोमीटर तक ही मनुष्य पृथ्वी के बारे में जानकारी जुटा पाया है। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। अब ये 12 किलोमीटर जानकारी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो भाई हमें जानकारी चाहिए 6371 किलोमीटर की जानकारी चाहिए। क्या हमें 6371 किलोमीटर, लगभग अपन कह सकते हैं कि 6500 किलोमीटर की हमें जानकारी होनी चाहिए। मनुष्य ने अपने विवेक से, ज्ञान से जो अभी तक पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त की है, तो वो आप यूँ समझ सकते हो, अब तक मनुष्य लगभग पृथ्वी के बारे में 12 किलोमीटर तक ही जानकारी प्राप्त कर पाया है। मतलब पृथ्वी की गहराई की 12 किलोमीटर तक ही मनुष्य ने जानकारी जुटाई है। तो इसका मतलब मनुष्य को ज़्यादा जानकारी हमें यहाँ पे नहीं मिली है। और ये जानकारी भी हमें अगर देखें तो विशेष रूप से एक जानकारी हमें ये मिलती है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बारे में हम लोग अगर बात करें तो एक बात बड़ी सीधी सी आप समझो, हमें जानकारी चाहिए कितनी? जानकारी चाहिए हमको 6371 किलोमीटर, जबकि हमें हमारे मानवीय कार्यों से जो जानकारी प्राप्त हुई है वो 12 किलोमीटर तक हो चुकी है। इसका मतलब ये पूरी तरीके से आप यूँ कह सकते हो कि नगण्य है। ये जानकारी इतनी नहीं है कि हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके। दूसरी बात, आप देखिए, पृथ्वी के बारे में जो अब तक हमने जानकारी जुटाई है वो हमने पेल, सेन, वेलिया, कूप, भाई यूएसए में एक ये तेल का कुआं खोदा गया है और ये लगभग 12 किलोमीटर की क्या है, इसकी गहराई है। तो यहाँ तक हम जानकारी प्राप्त कर पाए हैं पृथ्वी के बारे में। दूसरी, अगर किम्बरले की खान की बात करें, किम्बरले की खान की बात करें, ये भी हम लोग 4.8 किलोमीटर तक ही जानकारी जुटा पाए हैं। इसका मतलब पृथ्वी के बारे में हमको अभी इतनी जानकारी उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा हमने एक कोला क्षेत्र है आर्कटिक प्रदेश में, कोला क्षेत्र है आर्कटिक प्रदेश में, यहाँ हमने ड्रिल किया। क्या किया? यहाँ हमने ड्रिल किया, तो उस ड्रिल से भी हम लोग कितने 12 किलोमीटर तक की ही जानकारी जुटा पाए हैं। तो भाई कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है कि आप लोग यूँ कह सकते हो कि मनुष्य ने अब तक जो जानकारी जुटाई है पृथ्वी के बारे में वो 12 किलोमीटर ही जुटाई है, जबकि मनुष्य को पता होना कितना चाहिए। अगर ये बात करें ना तो मनुष्य को पता होना चाहिए कम से कम, आप लोगों को कम से कम 6500 किलोमीटर की हमें जानकारी होनी चाहिए पृथ्वी की गहराई की। और ये जानकारी हमने यहाँ पर अब तक जुटाई है कितनी? 12 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये बहुत कम है भाई, बहुत कम जानकारी हमें पृथ्वी के बारे में हुई है। तो अब एक प्रश्न बनता है, और वो ये बनता है कि भूगर्भ की संरचना की जानकारी के साधन क्या है। देखिए, मनुष्य पृथ्वी के बारे में जानना चाहता है। मनुष्य एक यूँ समझिए जिज्ञासावान मानव है, जो कि
जानना चाहता है इस पृथ्वी के बारे में, कोशिश कर रहा है जानने की। और पृथ्वी को जानने के लिए जो साधन हमारे पास हैं, भूगर्भ की जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो साधन हमारे पास हैं, वो साधन कौन कौन से हैं, उन साधनों के विषय में हमें जानकारी लेनी है। तो आप देखिए कौन कौन से साधन हो सकते हैं। सबसे पहला साधन हमारे पास है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के आधार पर। भाई पहला तो क्या है, प्रकृति की उत्पत्ति के सिद्धांत के आधार पर है, और उसके बाद है अप्रत्यक्ष स्रोत, है ना। अप्रत्यक्ष स्रोत आपके सामने है और एक होता है प्रत्यक्ष स्रोत। इनके माध्यम से हम लोग जानकारी जुटा सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमारे सामने एक स्रोत आया जिसको हमने कहा पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पर। भाई स्वाभाविक सी बात है, जिस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है उसी प्रकार से अन्य ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है। ये भी एक बिल्कुल निश्चित बात आप कह सकते हो। लेकिन प्राचीन काल में ग्रहों की गति को लेकर के, जो हमारे जो ग्रह हैं उनकी गति को लेकर के कुछ सिद्धांत प्रतिपादित हुए। कहने का मतलब सिद्धांत क्या थे, कुछ मत थे। और मत क्या थे, दो प्रकार के मत थे। एक तो कौन सा था, हेलियोसेंट्रिक, और एक था जियोसेंट्रिक। भाई इसका मतलब होता है, एक तो वह मत जिसमें यह माना गया कि जो सूर्य है वो केंद्र में है और उसके चारों तरफ सभी ग्रह जो क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो एक मत तो क्या था, हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, जो कि आप कह सकते हो कि सूर्य को केंद्र में माना गया। एक था जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मत का आप यूं कह सकते हो कि पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सभी जो हैं ग्रह वो पृथ्वी के चारों तरफ क्या लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। और भारतीय लोग भी ऐसा मानते थे। भाई भारतीय लोगों को भी ऐसा मत था। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के वर्तमान में अगर देखा जाए तो दो मत विशेष रूप से प्रचलित रहे, एक तो धार्मिक मत और एक वैज्ञानिक मत। देखो, एक तो इसमें कौन सा मत है, धार्मिक मत है, और एक कौन सा है, वैज्ञानिक मत है। अब धार्मिक मत की अगर बात करोगे तो विभिन्न धर्मों ने में पृथ्वी की उत्पत्ति अपने अनुसार व्यक्त की है। मतलब उन्होंने अपने अनुसार जो है पृथ्वी की उत्पत्ति बताई है। तो ये भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, अलग अलग मत है अलग अलग धर्मों के, तो इसीलिए ये मत ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया। आज पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के अगर जो कुछ मत सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो मत कौन से हैं, आपके वैज्ञानिक मत हैं। और वैज्ञानिक मत की भी अगर आप बात करोगे तो आपके पास दो तरीके के मत आएंगे। एक तो आएगा अद्वैतवादी, कौन सा बोलो, अद्वैतवादी, और एक आएगा द्वैतवादी। अद्वैतवादी का मतलब है एक रूपतावादी। कौन सा, एक रूपतावादी। मतलब आप यूं कह सकते हो कि एक तरीके के वह मत जो कि एक समान हम लोग उनको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो सबसे पहले अद्वैतवादी मत जो है, एक रूपतावादी जो मत हमारे सामने आए हैं, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मत यहाँ पे सबसे पहले दिया है किसने, कांट की वायु राशि या गैसीय राशि परिकल्पना। 1755 में ये मत हमारे सामने किसने प्रस्तुत किया, कांट ने प्रस्तुत किया है। और कांट के द्वारा जो व्याख्या की गई वो विज्ञान के विपरीत परिभाषा देने की वजह से कांट की काफी आलोचना भी हुई। और कांट ने जो है ये कहा कि आप मुझे कोई आधे पदार्थ दीजिए, मैं बताता हूं किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो ये एक विशेष बात आती है, कांट की वायु राशि गैसीय राशि परिकल्पना, जो कि आपके याद होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास अगला जो मत आता है वो आता है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, जो कि 1796 में। देखिए, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना एक मत हमारे पास और आता है पृथ्वी को उत्पत्ति को लेकर के।
एक मत आता है फ्रांसिस रोसे की निहारिका परिकल्पना, जो कि 1850 में आता है। किसकी बताओ? आपको कहना है फ्रांसिस रोसे की निहारिका परिकल्पना, ये किसकी उत्पत्ति को लेकर के है? पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के है। और कैसा सिद्धांत है? ये अद्वैतवादी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आता है वाइजेक की निहारिका मेघ परिकल्पना 1944। वाइजेक की निहारिका मेघ परिकल्पना 1944। तो ये, और उसके बाद में एक आता है क्विपर की निहारिका मेघ परिकल्पना 1951 में। किसकी बोलो? क्विपर की निहारिका मेघ परिकल्पना। तो ये जो मत हमने अभी देखे हैं, ये सारे के सारे मत कौन से हैं? ये अद्वैतवादी हैं। कैसे हैं? एक अद्वैतवादी है, एक रूपतावादी है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के। और उसके बाद में अगर हम देखें तो एक मत आता है, किसका? ये मत आता है हेंस आल्फवेन विद्युत चुंबकीय परिकल्पना, जो कि इन्होंने 1942 में प्रस्तुत की थी। और उसके बाद में ओटो स्मिथ की अंतर तारक धूर परिकल्पना जो है वो 1943 में आई थी। और इसके अलावा द्वैतवादी, कौन सी बताओ? द्वैतवादी परिकल्पना की अगर बात करोगे तो इसमें आपके सामने सबसे पहले आता है कास्ते द बफर की कुशल तारा या धूमकेतु टक्कर परिकल्पना, कि भाई ये आकस्मिकतावादी मत है। यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखना। चेम्बरलेन मोल्टन की ग्रहणों परिकल्पना 1905 ईस्वी में, जवारीय परिकल्पना जेम्स जीन की है 1916 में, रसेल लिंटन की द्वैतारक परिकल्पना 1936 में है, फ्रेड हॉयल की सुपरनोवा परिकल्पना जो है वो 1949 में है। कब है बताओ? 1949 में है। तो आपको यहाँ पे एक चीज विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के आधार पर जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा रोसगन की विखंडन परिकल्पना भी आपके सामने आती है। किसकी? रोसगन की विखंडन परिकल्पना भी आपके सामने आती है। तो रोसगन की विखंडन परिकल्पना भी कैसी है? द्वैतवादी है। कैसी है बताओ? द्वैतवादी है। और इसके अलावा बनर्जी, जो भारतीय आप कह सकते हो वैज्ञानिक बनर्जी की जो है वो परिकल्पना है कौन सी? सीफिड। कौन सी? सीफिड। बनर्जी की सीफिड परिकल्पना भी हमें देखने को मिलती है, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के हमारे सामने आती है। किसको लेकर के? पृथ्वी की उत्पत्ति की को लेकर के हमारे सामने आती है। तो अभी हमने एक बात कही यहाँ पे, और ये बात हमने क्या कही है तो आपको बड़ी सीधी सी समझनी है कि हमारी जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के आधार पर हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है, तो ये हमने जो है वैज्ञानिक मत के आधार पर देखा। प्रारंभ में पृथ्वी की हेलियोसेंट्रिक परिक्रमा के आधार पर, जियोसेंट्रिक मतलब पृथ्वी की परिक्रमा या सूर्य की परिक्रमा, एक में तो सूर्य को केंद्र में माना गया और एक में किसको माना गया? पृथ्वी को केंद्र में माना गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में यहाँ पे रख लेनी है। तो आगे की चर्चा हम लोग अपनी अगली कक्षा में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।